मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्य काल। कौन सा काल? नाम सुना है क्या? नाम तो सुना है? पढ़ा हुआ है? मौर्य काल का नाम सुना है क्या? नहीं सुना? सुना हुआ है? देखिए, एक महान शासक थे, हिंदुस्तान के एक महान शासक थे, एक महान व्यक्ति थे। कौन थे? जो कहां पढ़ते थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना है? बिहार में प्राचीन समय के माने हुए विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, उसी विश्वविद्यालय में एक बच्चा पढ़ता था आपकी जैसा। कौन पढ़ता था? एक बच्चा। और उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। यह बच्चा एक खेल खेलता था। क्या खेलता था? जिसका नाम था राजकिलम। जैसे आप भी खेल खेलते हो ना, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो दूसरे को चक्री खुआते थे अपने खेल से। होते हैं ना ऐसे खिलाड़ी? बहुत महारथी होते हैं इस दुनिया में। तो ये यहां पर तक्षशिला में पढ़ रहे थे। कहां पढ़ रहे थे? देखिए, कहां पे पढ़ रहे थे? इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। अब वो एक खेल खेल रहे थे जिसका नाम था, क्या नाम था? खेल खेलता था जिसका नाम था राजकिलम। उससे मतलब ये होता था कि वो राजनीति के क्षेत्र में क्या था? पारंगत था। क्या था? पारंगत था। पारंगत था। अब वो बच्चा इतना होशियार था कि वहां का एक मुख्य प्रमुख आचार्य था। कौन था? प्रमुख आचार्य। आचार्य जिसका नाम था चाणक्य। क्या था? चाणक्य। अरे वाह, बच्चे को डरा मत यार। क्या नाम था? चाणक्य। वो चाणक्य था, वो उसके खेल से प्रभावित हो गया। किसके खेल से प्रभावित हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य के खेल से। राजकिलम खेल खेलता था, उसके खेल से वो प्रभावित हो गया। और प्रभावित हो गया तो उसके मन में ख्याल आया कि ये बच्चा आगे जाकर भविष्य में बिल्कुल एक अच्छा चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, संपूर्ण भारतवर्ष पे अपना अधिकार कर सकता है। तो उसी दिन से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर दी। कौन सी सैन्य शिक्षा? कि सेना की जो शिक्षा थी वो देनी प्रारंभ कर दी। किसने की? चाणक्य ने। तो बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रधानमंत्री कौन थे? अरे वाह, कौन थे? चाणक्य। देखिए, भारतीय इतिहास में आपको किसी को भी आगे नहीं निकलने देगा वो। चाणक्य क्या थे? मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रधानमंत्री थे। प्रारंभिक समय में बिंदुसार था चाणक्य का पुत्र, उसी के समय में वही प्रधानमंत्री थे। चाणक्य की रणनीति इतनी खतरनाक थी कि किसी के समझ में नहीं आती थी। आती थी क्या? आज भी लोग
चाणक्य के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहते हैं, क्योंकि इसकी रणनीति इस प्रकार की थी कि दूसरे लोगों की समझ में नहीं आती थी और बड़ी मछली को तुरंत जाल में फंसा लेता था। तो कलाकार तो था या नहीं था? तो अपन लोग आज पढ़ेंगे मौर्य काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? लेकिन किसी भी काल को पढ़ने से पहले हमारे पास सोर्स होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, उसके इतिहास को जानने की स्रोत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे किसी व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं तो उसकी जीवनी पढ़ते हैं कि उस बच्चे का जन्म उस गांव में हुआ था, उसके माता पिता का नाम ये था, उसका बचपन का नाम ये था, और वर्तमान में यह और वर्तमान में ये कार्य कर रहा है। इस प्रकार पढ़ते हैं। तो मौर्य काल के भी स्रोत पढ़ेंगे कि किस प्रकार, किस व्यक्ति ने किस समय मौर्य काल की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सर्वप्रथम तो अपन क्या पढ़ेंगे? इसके स्रोत पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य के स्रोत। पुरातात्विक दूसरा है साहित्य। अभिलेख, सिक्के, ब्राह्मण, जैन, बौद्ध। मैंने जगह छोड़ी है, इसका मतलब लाइन खाली। देख लो एक बार। देखिए, मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के स्रोत हैं? दो प्रकार के। एक तो है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्य। साहित्य खूब पढ़ा है ना आप लोगों ने? हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में खूब पढ़ा है। अलग अलग कवि, कवियत्री का साहित्य पढ़ा है ना? देखिए, साहित्य, मौर्य साम्राज्य के जानने का जो साहित्य है वो तीन प्रकार का है। एक तो ब्राह्मण साहित्य, दूसरा जैन साहित्य और तीसरा बौद्ध साहित्य। जबकि जो पुरातात्विक स्रोत है वो है अभिलेख और सिक्के। अभिलेख और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब है ऐसे स्रोत जो हमें उत्खनन से मिले। किससे मिले? जिसकी खोज करने से मिले। जैसे कहीं खुदाई करने से मिले, या कहीं गुफाओं में मिले, कहीं शिलालेखों में मिले। शिलालेख जानते हो क्या? शिलालेख, शिलालेख शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ। किसके ऊपर लिखा हुआ? किसके ऊपर लिखा हुआ? पत्थर के ऊपर लिखा हुआ लेख को क्या कहते हैं? गुहा लेख। गुहा लेख। बताओ, अब छोटे बच्चे थोड़ी हो नर्सरी क्लास के। गुहा, शाबाश। गुहा मतलब गुफा। गुफा पर लिखा हुआ लेख। गुफा जानते हो क्या? मिट्टी को काट के बनाना, पर्वतों में बीच से पत्थर निकालकर पत्थर को काट कर बनाना। नाम सुना है? औरंगाबाद की गुफाएं, एलोरा, सुना है ना? देखिए, तो पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत
जिसकी हमें खुदाई से या उत्खनन से पता चला, और वो स्रोत कितने प्रकार के थे? 2। अभिलेख, अभिलेख मतलब किसी जगह पे लिखे हुए लेख, अभिलेख मतलब कहीं पर लिखे हुए लेख, चाहे वे गुहा लेख हो, चाहे शिलालेख हो, चाहे भीतरी लेख हो, समझ गए ना? शिलालेख, गुहा लेख मतलब ऐसा लेख जिसमें किसी साम्राज्य का राजनीति का वर्णन लिखा हुआ हो। सिक्के, जब इतिहास में जिन जिन शासकों का राज था, उसके समय में अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे, और जिस शासक के सिक्के चलाए जाते थे, उस सिक्के पर उस शासक की फोटो होती थी, प्रतीक, आकृति, समझ गए ना, मूर्ति। उसकी रानिया का नाम हुआ करता था, उसके समय का कि किस समय था उसका वर्णन होता था, तो सिक्कों से भी पता चलता है। सिक्का समझ गए ना, मुद्रा, करेंसी। साहित्य, देखिए मौर्य काल की जो साहित्य है, 3 प्रकार के साहित्य से वर्णन का पता चलता है। एक तो है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, और तीसरा कौन सा है? बौद्ध साहित्य। कौन सा है? बौद्ध साहित्य। देखिए ब्राह्मण साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र नाम सुना है क्या? अर्थशास्त्र का नाम सुना है क्या? पतंजलि, महाभाष्य, मुद्रा राक्षस का, साइड में जगह नहीं है आपके पास तो नीचे लिख लेना, दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त, अरे सॉरी, विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। जैन साहित्य की ग्रंथ भद्र भाव, कल्पसूत्र, हेमचंद्र, परिष्टि पर्वन, बौद्ध साहित्य दीपवंश, महावंश। देखिए इधर कुछ ग्रंथ हैं, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ अभिलेख हैं, कुछ सिक्के हैं। इनके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में 2 प्रकार के स्रोत हैं। नंबर 1 है अभिलेख, क्या है? नंबर 2 क्या है? सिक्के। इनसे हमें जानकारी मिलती है, किनकी मिलती है? मौर्य काल की। साहित्य के क्षेत्र में कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सी ग्रंथ है? ब्राह्मण। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और इसी अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की मिलती है। किसकी मिलती है? मौर्य काल की मिलती है। पतंजलि, पतंजलि का नाम सुना ना? पतंजलि ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था महाकश्यप। क्या था? महाकश्यप। क्या था जिसका नाम? महाकश्यप नाम था। और इसी महाकश्यप से क्या होता है? हमारे को मौर्य काल की जानकारी मिलती है।
इसके आगे देखिए विशाख दत्त, क्या है? विशाख दत्त। इसी विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी की थी? मुद्रा राक्षस की। जैन साहित्य में दो रचनाकार थे, एक तो था भद्रबाहु, दूसरा था हेमचंद्र। भद्रबाहु ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कल्पसूत्र। किसकी की थी? कल्पसूत्र। जबकि हेमचंद्र सूरी ने पृष्टि पर्वन, किसकी की थी? पृष्टि पर्वन। बौद्ध साहित्य की दो ही ग्रंथ है जिसका नाम है, एक तो है दीपवंश और दूसरा है महावंश। दीपवंश और महावंश। इन्हीं से हमें किन की जानकारी मिलती है? किन की मिलती है? मौर्य काल की। अब देखो ये बुकों का नाम तो आपको याद रखना होगा। कैसे रखना होगा? आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? कौटिल्य ने। ब्राह्मण साहित्य किसमें है? ब्राह्मण में ही है। पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की? महाभाष्य। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र, हेमचंद्र ने पृष्टि पर्वन। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश दो ग्रंथ थे जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। छाप दो फटाफट इसको। विदेशी यात्रियों देखिए, अभी तक आपने पढ़ा है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमारे को पुरातात्विक स्रोत से जानकारी मिलती है, साहित्य से मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विदेशी यात्री थे। कौन थे? विदेशी यात्री जो भारत घूमने आए थे भारत घूमने, और यहां पर आकर उन लोगों ने भारत का जो माहौल देखा, तत्कालीन शासन व्यवस्था देखी, उनसे खुश होकर उन यात्रियों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे। फाइयान, हेवनसांग, हर्षवर्धन के काल में आए थे। 606 ईसा पूर्व में सब पढ़ा देंगे, टेंशन मतलब। देखिए, विदेशी यात्री आए थे हिंदुस्तान घूमने के लिए। तत्कालीन परिस्थिति के बारे में जो माहौल था हिंदुस्तान का, उसको अपने ग्रंथों में उसको लिख दिया। उनके ग्रंथों को पढ़ने से भी हमारे को मौर्य काल की जानकारी मिलती है। देखिए, मैगस्थनीज कौन बोल रहा है? ये नहीं है। मैगस्थनीज, स्ट्रेबो, पिलनी, ये पता है भैया था? पिलनी, एपियास, नियाकर्ष, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व एक शासक था नंद वंश। एक वंश था जिसका नाम था नंद वंश। उसी का एक शासक था घनानंद। अपने आप को दारा सिंह समझता था घनानंद। और एक दिन ऐसा आया कि चंद्रगुप्त मौर्य के जाल में फंस गया
और आपको पता, जिस दिन मुर्गी जाल में फंस जाती है तब बचती नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि उस जाल में फंसने की चेष्टा मत कीजिए, उस जाल से बचने की कोशिश कीजिए। एक दिन घनानंद इसके जाल में आ गया और घनानंद की हत्या कर दी और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर डाली। कब की? 322 ईसा पूर्व। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था इसका? 345 ईसा पूर्व। कब हुआ था? मृत्यु 298 ईसा पूर्व। मात्र छोटी सी उम्र में 47 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या किया? अब आपने ये नहीं कहा कि सर त्यागे कैसे, उनकी तो मृत्यु होगी तो अपने आप ही त्याग दिए। पूछना चाहिए था ना ऐसी बात आपको। मात्र 47 वर्ष की अल्प आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। अब बताओ, त्यागे या मृत्यु हुई? उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। देखिए, इधर देखिए, विदेशी यात्री जिनके ग्रंथों से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, वो विदेशी यात्री कौन कौन थे? मेगस्थनीज, स्ट्रेबो, पीलनी, एपियास, नियाकर्स। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? याद रखना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। कब की थी? नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके। लिखा दो वरना भूल जाओगे आप। लिख लो नोट। नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बोलो तो। कब की थी? किसको पराजित करके? घनानंद। आगे चले। यूनानियों ने चंद्रगुप्त को नाम दिए। किसको नाम दिए? मतलब अलग नाम से वो लोग पुकारते थे, यूनानी थे। सेंट्रो कोटस, सेंट्रो कोप्टस, एंड्रो कोप्टस, सर
विलियम जोन्स खुश, तेरी भावना समझता हूं मैं। कौन था? सर विलियम जोन्स, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सेंट्रोकोट्स। कुछ लोग उसे क्या बोलते थे? सेंट्रोकोप्स। और कुछ क्या बोलते थे? एंड्रोकोप्स। आपके एग्जाम में आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नाम नहीं था। एक ऑप्शन में आ जाएगा सेंट्रोकोप्स, एक में सेंट्रोकोप्स, एक में आएगा एंड्रोकोप्स, एक में आ जाएगा एंड्रोकोप्स। तो ये जो तीन है ये तो सही हो जाएंगे, और जो इनसे अलग होगा वो क्या हो जाएगा? नहीं है, तो वो ऑप्शन में आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है क्या? पक्का? आपके नहीं आ रहा है? चाणक्य, तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। अर्थशास्त्र का विषय राजनीति, रचना संस्कृत भाषा में। अधिकरण भाग 15, उपभाग प्रकरण 180, श्लोक 6000। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त।
नोट कुटिल नीतियों के कारण उसे कोटिल्य कहते हैं। छाप दो। उपखंड टुकड़े। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे। क्या थे? प्रमुख आचार्य। आचार्य समझ गए क्या? प्रोफेसर समझ गए ना? आजकल अपन कॉलेजों में क्या कहते हैं? प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। एक तो आचार्य और दूसरा सहायक आचार्य, बात हुई। तो देखिए चाणक्य क्या थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे? आचार्य थे, प्रमुख आचार्य थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र की। चाणक्य किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तक्षशिला। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिस पुस्तक का विषय क्या था? राजनीति। क्या था? मतलब ये क्या हुआ? नाम अर्थशास्त्र और मसाला किसका था? लेन देन का होना चाहिए था ना, आर्थिक होना चाहिए, इकोनॉमिक्स। देखिए यहां पर इकोनॉमिक्स का सिस्टम नहीं है। उसने अपनी ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र दिया। उसने जो ग्रंथ लिखी उसका नाम क्या दिया? अर्थशास्त्र। और इसी अर्थशास्त्र जो बुक थी उसका विषय क्या था? उसमें क्या मसाला था? राजनीति से संबंधित। किससे संबंधित था? राजनीति से संबंधित। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में। अपनी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसकी रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में। किसमें की थी? संस्कृत भाषा में रचना की थी। उसी पुस्तक के भाग कितने थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के। आपसे पूछा जाएगा अधिकरण कि अर्थशास्त्र पुस्तक में कुल कितने अधिकरण थे? 15। अर्थशास्त्र पुस्तक में कुल कितने भाग थे? 15। एक ही चीज है, अधिकरण और भाग। कितने थे? 15। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के उपभाग या प्रकरण कितने थे? 180। कितने थे? श्लोक कितने थे? 6000। कितने थे श्लोक? 6000। इसी चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। लेकिन किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य। चाणक्य का मूल नाम था विष्णुगुप्त, लेकिन उसे लोग कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य। कुटिल नीतियों के कारण, कि उसकी नीति इस प्रकार की थी, अखंड थी, अड़ंग थी, लेकिन किसी दूसरे को पता नहीं चलता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इन्हीं कुटिल नीतियों के साथ चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैनिक शिक्षा प्रदान की और समय का इंतजार किया। और जैसे ही वक्त आया, नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो चाणक्य रणनीति किसने बनाई थी? मौर्य साम्राज्य की किसने बनाई थी? रणनीति चाणक्य ने बनाई थी। लेकिन देखो कितने सहधर्मी व्यक्ति थे। खुद भी शासक बन सकता था, नहीं बन सकता था क्या? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर, अपने बताए हुए मार्ग पर चलाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी, तो क्या ये स्वयं शासक नहीं बन सकता था? लेकिन इसे ही कहते हैं गुरु। गुरु ये सोचता है, गुरु के सदैव मस्तिष्क में एक ही बात चलती है कि मेरा शिष्य मेरे से ऊपर जाना चाहिए। ऊपर समझ गए ना? ऐसे ऊपर नहीं, कहीं आप समझ बैठोगे सर परलोक भेज रहे हो। अपन धरती छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं,
अपन मतलब प्रगति की बात कर रहे हैं कि शिष्य गुरु से बढ़कर होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसी प्रकार इस कौटिल्य की भी एक नीति थी कि मेरा शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य एक भारत का महान चक्रवर्ती सम्राट बने। अब बताओ घनानंद से क्या दुश्मनी थी चाणक्य की? किसी को पता है क्या? भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो गड़बड़ थी ना। एक बार एक सभा चल रही थी। क्या चल रही थी? सभा। सभा मतलब मीटिंग। और इसी सभा में घनानंद ने चाणक्य का घोर अपमान किया। क्या किया? अपमान किया। और जैसे ही अपमान किया तो चाणक्य ने अपने मस्तिष्क में ठान ली कि बेटा कोई ना, एक दिन हमारा भी दिन आएगा और चिपका देंगे तेरे को भी। और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और उसको पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो फटाफट जवाब दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? कब की थी? किसके मार्गदर्शक से चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चाणक्य का मूल नाम क्या था? चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? क्यों जानते हैं? कौटिल्य को यूनानी किस नाम से पुकारते थे? सेंट्रोकोटस, सेंट्रोकोप्टस, एंट्रोकोटस। क्यों? याद करोगे घर जाके? रिवीजन करोगे? आगे बढ़े। 305 ईसा पूर्व। कितनी? 305 ईसा पूर्व। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कुशलता का परिचय देते हुए सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह
हेलन का विवाह चंद्रगुप्त अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नियुक्त किया। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। छात्र नोट चंद्रगुप्त मौर्य व हेलन का विवाह भारत की प्रथम भारत का कर लो रे इसका भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। कितना हो गया? किसने लिखा है? ये भी छपा है ये मसाला। पता नहीं कोई विदेश में खोया हो। जैसे ऐसे बोलते हैं ना पूरणवीर राम, टीचर बोलता है हाँ बच्चों वाक्य लिखा था और बोलता है पूरणवीर राम, तब कई बच्चे ऐसे होते हैं वो लिखते हैं पूरणवीर राम। देखिए एक यूनानी शासक था। कौन था? बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक था, ताकतवर था, इतनी इसकी मजबूत सेना थी, खुद इतना वीर साहसी था, ताकतवर था, संपूर्ण यूनान पे उसका शासन था। बहुत एकदम कमजोर नहीं था ये, छोटी मोटी तोप नहीं थी, बहुत बड़ा शासक था। लेकिन इस बार मुर्गी जाल में फंसने वाली है। कहां फंसने वाली है? जाल में। कई बार ताकतवर भी। आपको पता है
अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा था थोड़े दिन पहले, सुना था ना? इसी पेरिस ओलंपिक में हमारी भारतीय पहलवान थी विनेश फोगाट, जिन्होंने लगातार 5 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली को, महिला को उठा के ऐसे चिपकाया कि उठने की हिम्मत नहीं हुई। लगातार 5 बार मेडल जीतने वाली को, जो आज तक किसी से नहीं हारी, और ऐसे चिपकाया कि समझ में नहीं आई क्या हुआ। किसमें? रेसलर में। रेसलर जानते हो क्या? कुश्ती। तो वो तो वक्त की बात है, चाहे मुर्गी छोटी हो चाहे बड़ी हो, दाव के साथ आ गई है तो सबका समाधान हो सकता है। देखिए, यूनान का एक शासक था, महान शासक, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या था? महान शासक था, जिन्होंने भारत को जीतने के लिए एक भारत पर अभियान किया। वो अभियान किस पे था? चंद्रगुप्त मौर्य पे था, और तुरंत आक्रमण किया। किस पे किया? चंद्रगुप्त मौर्य पे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, अरे वो उस महान गुरु के शिष्य थे जो चार ओर जाल बिछाने का काम करते थे। क्या बिछाने का काम करते थे? जाल। तो उसको पता है कि जाल में फंसाया कैसे जाता है और निकाला कैसे जाता है, और खुद कैसे निकलते हैं, सब पता था उसको दाव पेच। जैसे ही सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए अच्छी रणनीति के साथ सेल्यूकस निकेटर का सामना किया, और सेल्यूकस निकेटर की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की हुई। मैंने कल भी आपको कहा था कि कोई व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार करके बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता ना। अब सेल्यूकस निकेटर के मन में क्या था कि कैसे भी करके उसको पराजित किया जाए, लेकिन उसी के मन में तुरंत दूसरी सेकंड में ख्याल आता है कि इसको हराना किसी के वश में। फिर एक दिन वो बैठा बैठा सोच रहा था। क्या कर रहा था? ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करेंगे तब भी नुकसान, और नहीं करेंगे तब भी नुकसान। दोनों हाथों में लड्डू आ गए, और आपको पता है कि दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे तो एक नहीं, कई बार दोनों ही फूट जाते हैं, पता है ना? तो लड्डू हमेशा एक ही हाथ में रखना चाहिए, दोनों में कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब ये बेचारा सोच रहा था, बैठा घर बैठकर सोच रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करना चाहिए, ऐसे सोच रहा था। लेकिन उसके मन में ख्याल आ रहा था कि आक्रमण करेंगे तभी भी मरेंगे, और नहीं करेंगे तभी भी। कि आक्रमण करेंगे तब तो वो मार देगा, अरे वो अपने आप ही मार देगा अपने को, और नहीं करेंगे तो टेंशन में मर जाएंगे कि इस छोटे से बच्चे की सेना का सामना नहीं हुआ, इतने महान शासक का। तो बेचारा दुविधा में था या नहीं था? बताओ। कि आक्रमण किया तब भी भैंस पानी में, और नहीं किया तब भी भैंस पानी में। समस्या हुई या नहीं? बताओ। अब उसने एक उपाय खोजी कि यार ऐसे अगर जे हो तो अपनी जो लड़की है हेलन, वो अच्छी सुंदर है, खूबसूरत है, उसकी शादी करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किसकी करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो वो अपना जवाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाई। तो अपन रिश्तों में बंध जाएंगे, तो फिर हम चैन से नींद लेंगे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? सेल्यूकस निकेटर का दामाद है। तो अपना जो सिस्टम बिखरा हुआ है वो फिर से एक जगह हो जाएगा। लेकिन दूसरी सेकंड में उसके फिर से दिमाग में ख्याल आता है कि हम शादी का प्रस्ताव लेकर जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और चंद्रगुप्त मौर्य तुरंत बोल देंगे डोंट लाइक है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत वैसे नहीं है कि लड़की की शादी तो और किधर कर देंगे, लेकिन एक इतने बड़ी शासक का अपमान होगा या नहीं होगा?
तो बेचारा दुविधा में रहा काफी समय, तो काफी समय दुविधा में रहा। फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत की, क्या की? हिम्मत की, और हिम्मत के साथ ही उन्होंने एक कहा, धीरे से कहा कि जोर से बोलेंगे तो सबको सुनेगा, तो धीरे से कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य साहब, आपके लिए एक ऑफर है। क्या ऑफर है आपके लिए? कि आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। उसने अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोला, क्या खोला? और तुरंत कहा, देखो ये लड़की कितनी अच्छी है, जानते हो क्या आप? चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जानता। क्या कहा? अरे बोले आंखें खोल के देख, देखो कितनी खूबसूरत है, इसे आप जानते हो? बोले मैं नहीं जानता। बोले मेरी लड़की है। बोले तो आपकी लड़की है तो मैं क्या करूं? गेट आउट। अरे बोले ऐसे नहीं, ध्यान से देखो, आंखें खोलकर देखो गौर से, ये कितनी खूबसूरत है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि यार बार बार बोल रहा कि कितनी खूबसूरत कितनी खूबसूरत, तो ध्यान से देखें। तो उसने तुरंत अपने फोन का ब्राइटनेस बढ़ाया। क्या बढ़ाया? और फोटो को जूम कर करके ऐसे ऐसे अच्छे से देखा। क्या देखा? अच्छे से देख लिया। और जैसे लड़की को देखा तो वो एकदम पागल हो गया कि रियल में लड़की तो क्या है, बड़ी खूबसूरत है, लड़की तो खूबसूरत है। बोले आगे क्या प्रक्रिया है? सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि अगर आप चाहो तो मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ कर देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, क्यों नहीं, मैं क्यों मना करूंगा? अरे इतनी खूबसूरत लड़की आप चलाकर ऑफर लेकर आए हो, पहले से शादीशुदा था, एक रानी पहले भी थी। बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम शादी के लिए तैयार हैं। जैसे ही हां भरी तो बच्चों सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेन की शादी, अपनी पुत्री हेलेन की शादी किसके साथ कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। नोट, जो कि भारत के इतिहास में प्रथम इंटरनेशनल शादी थी, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। भारत के इतिहास में प्रथम अंतरराष्ट्रीय शादी किनकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन की। किसकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन की। प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किनका हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन का। हेलेन के पिताजी का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर के दामाद का नाम क्या था? और चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर का क्या नाम था? मतलब क्वेश्चन किधर से भी आए गलत नहीं होना चाहिए, चीज वही है ना। समझ में आया? आगे बढ़े। देखिए, जैसे ही इनकी शादी हो गई तो दो चार प्रांत थे जैसे गंधार, वो दहेज में दे दिया। अभी जाओगी क्या? जाओ, उनके साथ ही जाओगी क्या? अच्छा, ऑफिस में बोल के चल। देखिए अब क्या होता है, शादी हो गई धूमधाम से। अरे इधर सुन ले, काम की चीज अभी आओगी। इनकी शादी हो गई, इनकी शादी हो जाती है तो दहेज में क्या मिला? दो चार पांच प्रांत भी दे दिए। बोले लाडी के साथ गाड़ियों में बड़े ऑफर दे दियो ने, मतलब खूब साम्राज्य दे दिया, दहेज में दे दिया। इनकी शादी हो जाती है संपन्न। अब शादी हो जाती है तो दोनों पक्ष के मध्य संबंध कैसे हो जाएंगे? मधुर हो गए। कैसे हो गए? मधुर। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की तरफ ऐसे टेढ़ी नजर से देखता था, तुरंत हेलेन, अरे क्या बात है, क्या बात है? बेचारों, एक तो लड़की दे दी थी, ऊपर से तिरछी नजर से देख रहा है, फिर से अटैक करने की सोच रहा है। इधर मत देखना, पाली पोसी लड़की की शादी कर दी आपके साथ, अभी उसकी तरफ मत झांकना। और दोनों के मध्य क्या हो जाते हैं? मधुर संबंध हो जाते हैं, मधुर संबंध हो जाते हैं। तब बच्चों सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिनका नाम था मैक्सथनीज।
क्या नाम था? मेगस्थनीज। इसी मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त कर देते हैं। कौन करते हैं? मेगस्थनीज कहां के रहने वाले थे? कहां के? यूनान के। ऐसे बोलो, कहां के रहने वाले थे? मैंने यहां ये लिख दिया यूनानी शासक। दिमाग कहां है आपका? और इसी का राजदूत था, तो कहां का रहने वाले थे? मेगस्थनीज किसके दरबार में रहते थे? अरे मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहते थे, लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया। और जैसे ही सेल्यूकस निकेटर ने इससे नियुक्त किया तो मेगस्थनीज भारत में रहने लगा। तो इधर उधर चारों ओर घूमकर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी ली और एक अपनी पुस्तक लिखी। क्या लिखी? इंडिका नामक पुस्तक। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज ने। किसने की थी? मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने किसके दरबार में नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? इंडिका में। किस में मिलती है? जबकि उसकी राजनीतिक स्थिति सिर्फ वो किस में मिलती है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य ने। समझ में आया क्या? पक्का? है क्या? निपटाना है, काम निपटाना है। एक वो व्यक्ति होता है तन मन से, चाहे बरसात, आंधी, कितनी भी विकराल परिस्थिति हो, लेकिन जो अपना भक्ति भाव दैनिक दिनचर्या में करता है वो परमानेंट करता है। तो मेरे जैसे आप में भी है कि कोई है क्या? नहीं। और तन मन से करने वाले भी हैं क्या भक्ति? मैं काम सब करता हूं। नहीं, मैं तो ऐसे इतना ही टाइम लेता हूँ कि घर वाले ये नहीं बोले कि आपने दो बातें की नहीं। इतना ही टाइम लेता हूँ, अब वो कितना भी लगे। बाबू खुश है मेरा। ना ना, बाबा का फुल आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि धूमधाम से आपके ऊपर फुल आशीर्वाद है। देखिए देखिए बच्चों, जैन धर्म में एक परंपरा है संथारायस लेखना। इसमें क्या होता है? देखिए, उपवास। उपवास का नाम जानते हो क्या? और अपने गांवों में जो महिलाएं होती है ना, वो बहुत उपवास रखती हैं। आजकल की लड़कियां और भी उपवास रखती हैं। कभी सोमवार, कभी शुक्रवार, कभी मंगलवार, कभी बृहस्पतिवार। झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं बोल रहा हूं। कभी 11 हजार, कभी 14 हजार। मतलब इनके उपवास चलते रहते हैं। उपवास का मतलब भूखा रहना। क्या रहना? मतलब जल अन्न ग्रहण नहीं करना, ये होता है इसका। लेकिन अपने वाले तो चालू ही रहते हैं। 100-200 को चूना और लगाओ नहीं ज्यादा। किलो केला खा जाए, आधी किलो सेब खा ली, संतरा खा ली, फिर कि बिना नाज को पेड़ों भी खा लिया। अरे पेड़ों ही खा लिया, बर्त क्या कोई? बोले नाज को नहीं थान, बोले कौन कह रहा था ना नाज को नहीं? नाज नाज ही खा लियो, मना थोड़ी करियो कोई।
कि थे रोटी मत खाओ, कोई मना थोड़ी करे। लेकिन उपवास का मतलब होता है अन्न जल ग्रहण नहीं करना। अपने वाले तो उपवास नहीं रखते हैं, वो तो खाने पीने का ध्यान रखते हैं। जैनी लोगों में एक परंपरा होती है सलेखना या संथारा। इसका मतलब है उपवास द्वारा अपने प्राण त्यागना। किसके द्वारा? उपवास। कि इन लोगों ने एक निर्धारित समय होता है कि उस समय से हम लोग सलेखना या संथारा पद्धति से अपने प्राण त्यागे गए और वो लोग उपवास रखते हैं। उसके बाद में वो लोग नहीं तो जल ग्रहण करते हैं और नहीं अन्न ग्रहण करते हैं, नहीं तो पानी पीते हैं और नहीं कुछ खाते हैं। और आपको पता है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलाऊंगा तो वह कितनी दूर चल रही, रिजर्व में लग जाएगी, और रिजर्व में भी कितनी दूर चल लेगी, 50-60 किलोमीटर और चल जाएगी, अंत तो आएगा। तो ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, लगातार उपवास रखेगा, तो वो कितने दिन जिंदा रह सकता है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने रह जाएगा, अंत तो जरूर है। आपको पता है भूखा रहने से, लगातार भूखा रहने से सर्वप्रथम इफेक्ट कहां होता है शरीर पर? किडनी और लीवर पे होता है। कहां पे होता है? और आपको पता है कि जब किडनी और लीवर डैमेज हो गई तो समझ लो अंतिम समय नजदीकी है। तो ये लोग लगातार उपवास रखते हैं, उस पद्धति को कहते हैं सलेखना या संथारा। और इसी पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने क्या त्यागे थे? प्राण त्यागे थे। आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहां पे बीता? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। या आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कहां थे? मगध में कितने वर्षों तक लगातार अकाल रहा? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? किनसे जैन धर्म की दीक्षा ली? भद्रबाहु ने किस ग्रंथ की रचना की? कल्पसूत्र किसकी की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व। कहां पे हुई? श्रवणबेलगोला। किस पद्धति से उन्होंने अपने प्राणों को त्यागे? सलेखना या संथारा पद्धति से। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत, साउथ इंडिया पर कितनी बार आक्रमण किया? देखिए बच्चों, बिल्कुल एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है। कौन सी भाषा की ग्रंथ है? कौन सी भाषा की है? तमिल। और तमिल कहां पे बोलते हैं आपको पता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कुछ कुछ हिस्सा। तो देखिए ये किस साइड में आते हैं? साउथ में आते हैं, दक्षिण में आते हैं। तो आपके पास ग्रंथ है अहिनानूर नामक एक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ को पढ़ने से हमारे को पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी अभियान किया था, आक्रमण किया था। कहां पे किया था? दक्षिण भारत पे भी। अब आपको आगे देखिए एक लाइन और लिखो। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तर कौमा उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। कौन थे? देखिए बिंदुसार, बिंदुसार लिख लिया क्या? नोट। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले ऐसे शासक थे, भारत के पहले ऐसे शासक थे
जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक छत्र में बांधा। चंद्रगुप्त मौर्य एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक छत्र में बांधा। लिख लिया? एक छत्र का मतलब समझ में आया क्या? एकजुट करना। क्या करना? मतलब जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था, छोटी छोटी ताकतों का अधिकार था, छोटे छोटे शासक बन के बैठ गए, उनको खेदड़ दिया, अभियान किया, अधिकार किया और संपूर्ण भारत को एकजुट किया। क्या किया? एकजुट किया। किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य काबिल था या नहीं था? काबिल था, तभी तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी कर दी। की या नहीं की? वरना आज करके दिखाओ मेरे को। आज लड़के वाला बोलेगा किसी को आपकी लड़की है, अगला बोलेगा है, रिश्ता करोगे? तो बोलेगा उसको अमाजू थोड़ी रखेंगे। अमाजू मतलब आजीवन कुंवारी रहने वाली, कि शादी तो करेंगे, रिश्ता करेंगे। तो वो फिर बोलेगा देखो अपने वो है, वहां पर एक लड़का है, ये करता है, वो करता है। तब ये नहीं बोलेगा कि करेंगे, अगला बोलेगा छोरी झाड़ेगा लगी। क्वालिटी है लड़की में, क्या है? क्यों? लड़कियां तो खूब पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते नहीं आपकी तरह। फिर बिहार ब्रांड तो खूब पढ़ाई किया करो। करोगे या नहीं करोगे? देखिए, संपूर्ण भारत को एकजुट किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। जबकि भारत के प्रथम शक्तिशाली ताकतवर चक्रवर्ती सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोतर, इसका पोता, उसका नाम था अशोक। क्या नाम था? और अशोक के पापा का नाम क्या था? अरे वाह, इसका मतलब पढ़ने लगे। क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पापा का, अशोक के पापा का, बिंदुसार के बेटे का, और अशोक के दादाजी का। अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं है। कल क्या पढ़ेंगे? बिंदुसार। क्या पढ़ेंगे? जाना कहीं नहीं है किसी को भी। पहले तो टाइम बताओ, फिर रिवीजन कराऊंगा। 5 मिनट और पढ़ेंगे। देखिए, अरे देखिए, कल तो पढ़ेंगे अपन बिंदुसार। रिकॉर्डिंग क्लोज कर दो, चाहिए टॉपिक एंड हो गया।